नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष निरंजन डीडी करियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पॉलिटी को पढ़ रहे थे और इसमें हमारा टॉपिक आ गया था संघ की कार्यपालिका शक्ति। और आज हम देखेंगे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति क्या होती है, उसमें किस किस को शामिल किया जाता है और एक एक कर सभी अधिकारियों को इसमें हम देखेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि संविधान के भाग 5 में संघ के अंतर्गत अध्याय 1 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन किया गया है। तो ये कहां पर है? संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन किया गया है। और यहां पर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आदि के बारे में उपबंध है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो अनुच्छेद 52 से 78 है, इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी आदि की चर्चा यहां पर की गई है। अगला ये कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 52 में उपबंध है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अर्थात अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सबसे पहले तो इन्होंने ये बताया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, उसमें क्या क्या होता है, कहां से कहां तक किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद इन्होंने सीधा बताया है राष्ट्रपति के बारे में, और जो कि जैसा कि हमारा यहाँ टॉपिक है, टाइटल है, इसमें सीधा बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति। और यहां पर इन्होंने इसका वर्णन भी कर दिया है कि अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। तो किस आर्टिकल में है राष्ट्रपति का वर्णन? आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति पद का वर्णन है। किसका वर्णन है? राष्ट्रपति के पद का। अनुच्छेद 52 में संविधान में यह व्याख्या है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसको थोड़ा और देखते हैं। इसमें कहा गया है, ब्रिटेन की शासन व्यवस्था के अनुरूप भारत में संसदीय व्यवस्था की स्थापना की गई थी। उसी तरह भारतीय संसदीय सरकार में राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होता है, किंतु वास्तविक जो शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद में होती हैं। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि जैसे अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति पद का वर्णन किया गया है, इसके ही अगले एक अनुच्छेद और है हमारा आर्टिकल 53। इसमें यह वर्णन किया गया है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी, जिस कार्यपालिका शक्ति का हम यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, ये कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी। कहां निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। और इसके बाद इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का प्रयोग, जो उसकी कार्यपालिका शक्ति है, इसका प्रयोग वह प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सहायता से करेगा, जैसा कि संसदीय शासन की व्यवस्था में इसका वर्णन है। इसके आगे देखेंगे हम। अगला इसमें क्या आता है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। इसको हटा देते हैं पहले, फिर इसको देखते हैं। पहले तो हमने देख लिया कि राष्ट्रपति का जो पद है वो कहां पर है? आर्टिकल 52 में। राष्ट्रपति का पद कहां पर है? आर्टिकल 52 में। इसके बाद हम देखेंगे कि अब उसका जो निर्वाचन है वो किस रीति से होता है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है आर्टिकल 54 में कि राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होगा जो कि उसके चुनाव में मतदान करेगा। अब इसमें किस किस को शामिल किया जाता है ये देखेंगे। सबसे पहला इन्होंने बताया है कि संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य मतलब है जो चुनाव द्वारा चुनकर जाते हैं, चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। इसमें वो सदस्य भाग नहीं लेते हैं जिनका कि मनोनयन होता है। जैसे लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को नामित करते थे, जो कि अब प्रावधान हटा दिया गया है। इसके साथ ही वह राज्यसभा में भी 12 मेंबर को मनोनीत करते हैं, जो कि साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से होते हैं। कितने क्षेत्रों से होते हैं ये? साहित्य से रहेंगे, आपके कला से रहेंगे, दूसरा विज्ञान से रहेंगे, तीसरा रहेगा समाज सेवा। इतने क्षेत्रों से 12 सदस्यों को, इन क्षेत्रों से कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में नामित या मनोनीत करते हैं। तो वो सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे, केवल और केवल निर्वाचित सदस्यगण इसमें भाग लेते हैं। यहाँ लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था वो भी भाग नहीं लेते थे, और ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ये इसलिए भाग नहीं लेते हैं कि इनका जो मनोनयन होता है वो राष्ट्रपति महोदय द्वारा होता है।
और जब ये सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे तो स्वाभाविक है कि ये सदस्य उसी व्यक्ति के फेवर में वोट करेंगे, इसलिए इनको उसके निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अर्हक नहीं पाया गया है, अर्थात इनको शामिल नहीं किया जाता है। अगला क्या है, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसी प्रकार जैसे लोकसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं, विधानसभाओं में भी होते हैं। लोकसभा की भांति विधानसभा में भी एक एंग्लो इंडियन का प्रावधान था जो कि राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता था। तो यहां पर भी इस एंग्लो इंडियन को शामिल नहीं किया जाता है, केवल और केवल सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को इसमें शामिल किया जाता है। अगला क्या है, तीसरा हमारा, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली तथा पांडिचेरी विधानसभाओं के सदस्यगण। अभी वर्तमान में हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं के गठन का प्रावधान है, जिसमें से दिल्ली और पुदुचेरी या पांडिचेरी में विधानसभाओं का गठन हो चुका है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी गठन होना बाकी है। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सी, दिल्ली और पांडिचेरी। केवल और केवल दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। ये आप देखेंगे निर्वाचित सदस्य यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भाग लेते हैं, जो निर्वाचक मंडल का गठन करते हैं, उसमें लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाएं और दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं। इसको आगे देखेंगे स्लाइड में। यह है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अभी हमने निर्वाचक मंडल को देखा था, अब देखेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाएगा। कैसा होगा, यहां पर क्या लिखा है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का अर्थ यह होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, इसका अर्थ यह होता है कि इसमें जनता मतदान नहीं करती, जनता द्वारा सीधे मतदान से राष्ट्रपति को नहीं चुना जाता। फिर कैसे चुना जाएगा, उसमें जैसा कि हमने अभी निर्वाचक मंडल देखा था, उसमें क्या था, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। तो केवल वही मेंबर अर्थात विधायक और सांसद ही इसमें भाग लेते हैं, जनता सीधा मतदान नहीं करती। अब फिर भी इसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन इसलिए कहा गया है जनता द्वारा, क्योंकि विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा इन सभी सदस्यों को भारत के लोग ही चुनते हैं। तो लोगों ने विधायकों, सांसदों को चुना और उन्होंने राष्ट्रपति को चुना, तो ये अप्रत्यक्ष तरीके से जनता द्वारा चुना हुआ माना जाएगा। अगला क्या है, राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि उसके नाम को कम से कम 50 मतदाताओं का प्रस्तावित और कम से कम 50 मतदाताओं का समर्थित होना जरूरी है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अप्लाई करता है तो प्रत्येक सदन में, ध्यान से सुनना, यहां पर ये जो प्रस्तावक, एक पॉइंट ये समझा हमने, इसमें दूसरा पॉइंट यह है कि जो प्रस्तावक और अनुमोदक या समर्थित, समर्थित जो शब्द है इसको अनुमोदक बोला जाता है। ठीक, तो ये पहला हो गया प्रस्तावक, दूसरा हो गया अनुमोदक। इसका अर्थ ये है कि फार्म भरने से पूर्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए या चुनाव में खड़े होने के लिए किसी उम्मीदवार को फॉर्म भरने से पूर्व सदनों में 50 प्रस्तावकों का और 50 अनुमोदकों का समर्थन होना जरूरी है, जो कि दोनों सदनों में होता है। अगर किसी व्यक्ति को इतने समर्थन नहीं है लोकसभा और राज्यसभा में, तो वो राष्ट्रपति पद के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा, वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले पाएगा। इसके साथ उन्होंने क्या कहा, उम्मीदवार 15,000 रुपए की धरोहर राशि जमानत के तौर पर निर्वाचन अधिकारी के समक्ष जमा करेंगे। ठीक, तो ये निर्वाचन अधिकारी के समक्ष जमा होता है, जो कि भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा किया जाता है। तो कितनी योग्यता है इसमें, अभी केवल हमने 2 योग्यताएं देखी हैं। पहला, जो प्रस्तावक और अनुमोदकों का उसे समर्थन होना चाहिए, साथ ही उसे 15,000 रुपए की धरोहर राशि को जमा किया जाता है। इस राशि को क्यों जमा किया जाता है वो हम आगे देखते हैं अगली स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड निकालते हैं। अगला,
ये यहां पर दिया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। इसका क्या अर्थ है? अभी हमने देखा था पिछली स्लाइडों में, उनमें क्या वर्णन था? सबसे पहले हमने देखा था आर्टिकल 52 को। आर्टिकल 52 में क्या था? राष्ट्रपति का पद, अर्थात भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये देखा था। इसके बाद हमने देखा था आर्टिकल 53 में, इसमें क्या था? जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति ये कहां पर होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। कहां पर? राष्ट्रपति में होगी। अनुच्छेद 52 में हमने देखा था कि राष्ट्रपति का पद था, राष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान थे। इसके साथ अनुच्छेद 53 में हमने क्या देखा कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो कहां होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। इसके बाद हमने देखा था आर्टिकल 54 को, जिसमें कि निर्वाचक मंडल का प्रावधान था। किसका था? निर्वाचक मंडल का। अर्थात निर्वाचक मंडल से क्या मतलब था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, इसका वहां पर प्रावधान था। अगला हम देखेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, उसमें कौन सी रीति अपनाई जाती है, जो कि अनुच्छेद 55 में इसका प्रावधान किया गया है। सीधा सा अर्थ यह है कि 54 में निर्वाचक मंडल का प्रावधान था और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? प्रक्रिया का। इन सबको देखेंगे हम कि क्या प्रक्रिया इसमें अपनाई जाती है। देखते हैं दोस्तों, इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से एक निर्वाचक गण द्वारा होता है। तो निर्वाचक गण कौन होते हैं इसमें? जो कि अनुच्छेद आर्टिकल 54 में हम निर्वाचक मंडल में जिनको शामिल किया था वो निर्वाचक गण इसमें भाग लेते हैं। और ये इसमें जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति निर्वाचन की वह पद्धति है जिसमें कि मतदान करने वाला व्यक्ति अपनी पसंद की उम्मीदवार की वरीयता का निर्धारण करता है। जैसे इसको देखेंगे, थोड़ा एक टेबल के तौर पर देखा जाएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये 4 उम्मीदवार हैं, ए, बी, सी, डी। ये चारों उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होते हैं। ठीक, अब यहां पर जितने भी सदस्य भाग लेंगे, मतदान करेंगे, मतदान कौन कौन करते हैं? लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और तीसरा उसमें था दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो जब वो यहां पर मतदान करेंगे और ये 4 उम्मीदवार उनके सामने खड़े हुए हैं जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हैं, तो वो क्या करेगा? प्रत्येक सदस्य, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, वो यहां पर अपनी पसंद की वरीयता निर्धारित करता है। जैसे मान लीजिए मैं एक सांसद हूं और मैं इसमें वोटिंग करूंगा, तो मैं क्या करूंगा? अपनी पसंद की वरीयता का निर्धारण करूंगा। मैंने इसमें क्या किया? अपनी वरीयता दी। मान लीजिए मैंने इसको प्रथम वरीयता पर रखा, इस उम्मीदवार को मैंने द्वितीय वरीयता पर रखा, इस उम्मीदवार को मैंने तृतीय वरीयता पर रखा और इस उम्मीदवार को मैंने चौथी या चतुर्थ वरीयता पर रखा। इसके बाद दूसरा व्यक्ति आएगा, मान लीजिए उसने भी इसको प्रथम वरीयता पर रखा, इस उम्मीदवार को उसने दूसरी वरीयता दी, इसके बाद इस उम्मीदवार को उसने तीसरी वरीयता दी और इस उम्मीदवार को उसने चौथी वरीयता दी। इसके बाद अगला व्यक्ति आएगा, मान लीजिए उसने इसको प्रथम वरीयता दे दी, इसको दूसरी वरीयता दे दी, इसे तीसरी वरीयता दे दी और इसे चौथी वरीयता दे दी। ऐसे ही एक एक करके सभी मेंबर, सभी विधायक और सभी सांसद राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपनी वरीयताओं को देते हुए अपने मतदान को देते हैं। अब इस जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, इसमें क्या किया जाता है? इन मतों की गणना की जाती है और मतों की गणना के क्रम में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो प्रथम वरीयता के मत हैं वो किस उम्मीदवार ने सबसे अधिक प्राप्त किए। इसके साथ ही चुनाव जीतने के लिए मतों का एक निश्चित कोटा तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? मतों का कोटा। और ये कोटा कितना रहता है? ये कोटा रहता है टोटल मतदान का या कुल वैध मतों का 50% +1। कितना रहता है ये कोटा? कुल वैध मतों का 50% +1 रहता है ये। ठीक, जितने भी राष्ट्रपति के चुनाव में वैध मत पड़े हैं उनका 50% +1 का अर्थ यह है कि 50% तो वो रहेगा और उसमें कम से कम एक ज्यादा रहना चाहिए, अधिकतम कितना भी हो सकता है। अब ये कोटा निर्धारित जो होता है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर जितने भी
उम्मीदवारों ने मतदान किया है उनके मतों की गणना की जाती है, जो कि आगे बताया गया है। जैसे यहां पर देखेंगे हम, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापन में एक रूपता होगी तथा समस्त राज्यों में आपस में एक रूपता और समस्त राज्यों और केंद्र के मध्य समतुल्यता होगी। हटा दूंगा। तो यहां पर क्या है, राज्यों में आपस में एक रूपता और राज्यों और संघ में समतुल्यता होगी। इसका अर्थ यह है, पहले इसको समझेंगे समतुल्यता को। समतुल्यता का अर्थ यह है कि जो राज्य हैं और संघ है ये दोनों समान प्रतिनिधित्व करेंगे। जैसे समस्त राज्यों की विधानसभाओं के विधायकों का जो कुल मत मूल्य रहेगा वो समस्त सांसदों के जो कुल मत मूल्य के बराबर रहेगा। तो इसमें संघ और राज्य बराबर बराबर हो जाएंगे। क्या रहेगा यहाँ पर, राज्यों के विधायकों का मत मूल्य सभी राज्यों के और संघ में सभी सांसदों, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा को शामिल किया जाता है, इनके मतों का मूल्य बराबर बराबर होगा। मतलब राज्य इक्वल रहेंगे संघ के। पहला तो इसमें यह है। दूसरा क्या है, राज्यों में आपस में एक रूपता। इसका अर्थ यह है कि किसी एक राज्य में विधायक के मत को निर्धारित करने के लिए, या ये कहें कि विधायक का मत निकालने के लिए, विधायक के मत का जो मूल्य निकलेगा वो सभी राज्यों में यथासाध्य एक ही रीति से किया जाएगा। इसका अर्थ क्या है कि राज्य की जनसंख्या और विधानसभा की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों में एक ही समान रहेगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि विधायक का मत मूल्य सभी राज्यों में एक समान रहे, वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो जो अनुपात रहेगा राज्य की जनसंख्या और विधानसभा की संख्या का, वो सभी राज्यों में एक समान रहेगा। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, राज्यों में एक रूपता। अगला क्या है, इन्होंने अगला क्या कहा, प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को, क्या कहा इन्होंने, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या। निर्वाचित सदस्य से मतलब है विधायक से, और यहां पर उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर प्राप्त होती है। इसमें इन्होंने विधायक का मतमूल्य निकाला, और इसमें इन्होंने इस लाइन का अर्थ यह है कि जैसे अगर मतमूल्य हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो राज्य की कुल जनसंख्या आएगी। क्या आएगा, राज्य की कुल जनसंख्या। राज्य की कुल जनसंख्या में जो विधानसभा की सदस्य संख्या है, किसकी, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या, अर्थात विधायकों की कुल संख्या, इससे भाग देंगे और इसमें गुणा कर देंगे 1/1000 का। तो यहां पर निकल आएगा हमारा एक विधायक का कुल मत मूल्य। ऐसे ही एक सांसद का कुल मत मूल्य निकालेंगे। उसमें क्या किया जाएगा, उसमें यह किया जाएगा जैसे समस्त राज्यों के विधायकों का मत मूल्य निकलेगा तो उसमें एक जितने भी सांसद हैं उनकी संख्या से भाग दे दिया जाएगा। यहां पर देखेंगे हम, ये तो निकाल लिया हमने एक विधायक का मत मूल्य। कैसे निकाला, राज्य की कुल संख्या में विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी संख्या और 1000 के गुणनफल से भाग देकर प्राप्त किया जाएगा। अगर हम यहां पर एक सांसद का मत मूल्य निकालेंगे, एक सांसद का मत मूल्य, तो इसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, इसके लिए एक फॉर्मूला है कि जो विधायक कुल समस्त राज्यों के कुल विधायकों का, या ऐसा कहें इसे कि सभी विधायकों का, समस्त राज्यों के सभी विधायकों का, समस्त राज्यों के सभी विधायकों का कुल मत मूल्य जो निकला था यहां पर एक विधायक का मत मूल्य, उसे सभी राज्यों के विधायकों के मत मूल्य को काउंट करेंगे और इसमें भाग दे देंगे समस्त सांसदों की संख्या। किससे, समस्त सांसदों की संख्या। अब ये संख्या में आपके राज्यसभा के साथ लोकसभा के सांसदों को भी शामिल किया जाएगा। तो ऐसे निकालेंगे हम एक सांसद का मत मूल्य और इस रीति से निकालेंगे एक विधायक के मत का मूल्य।
और जब ये मत का मूल्य निकलेगा, फिर यहाँ पर जो मैंने आपको ये टेबल के माध्यम से बताया था कि इसमें मतदान किया जाएगा और फिर मतों की गणना की जाएगी। फिर वो मतों की गणना के बाद एक मतों का निश्चित कोटा जो आपको बताया है वो प्राप्त करना होगा। यहाँ पर देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहते हैं ये। अगली स्लाइड देखते हैं। अगला इन्होंने पॉइंट इसमें दिया है कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विवाद हैं वो अनुच्छेद 71 के उपबंध के अधीन रहेंगे। और अनुच्छेद 71 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितने भी विवाद हैं, किससे, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितने भी विवाद हैं वो आर्टिकल 71 में ये कहा गया है ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आएंगे। कहां आएंगे? सुप्रीम कोर्ट के दायरे में, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही इसमें अंतिम होता है। जैसा कि इन्होंने कहा है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाएगी और उसका निर्णय अंतिम रहेगा। तो कहां पर की जाएगी? ये उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी। इसके साथ में इन्होंने अगला पॉइंट ये भी यहां पर मेंशन किया है कि यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उसकी घोषणा के समय से उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध माने जाएंगे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मान लीजिए किसी राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ और मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास, ये रिपोर्ट गई कि ये निर्वाचन अवैध तरीके से किया गया है, तो उच्चतम न्यायालय ने उसकी जांच करेगा और मान लीजिए वो जो निर्वाचन हुआ है वो अवैध तरीके से घोषित हो जाता है अर्थात वो शून्य घोषित हो जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो वहां पर राष्ट्रपति की जो दावेदारी थी या उपराष्ट्रपति की दावेदारी थी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन जिस तिथि में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उस तिथि तक उसके द्वारा किए गए कार्य वैध माने जाएंगे। लेकिन जब और उसने अपना आदेश सुना दिया उसके बाद इसने क्या लिखा है कि उसकी घोषणा के समय से उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध माने जाएंगे। जब वो निर्णय दे देगा सुप्रीम कोर्ट तो फिर उसके कार्य कैसे माने जाएंगे? अवैध। फिर वो कार्य नहीं कर सकता है क्योंकि उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो चुका है। अगला देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। अगला है हमारा अनुच्छेद 56 में जो कि राष्ट्रपति की पद अवधि से संबंधित है। पद अवधि का अर्थ क्या है? पद अवधि का यहां पर सीधा सीधा अर्थ है शब्द का कि उसका जो कार्यकाल है वो उसका वर्णन यहां पर किया गया है। किसका? कार्यकाल का। अनुच्छेद 56 के उपबंधों में निम्न पॉइंट हैं जो हम देखते जाएंगे और वो पहला पॉइंट क्या कहता है हमारा कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। इसका अर्थ क्या है कि जिस तारीख को उन्होंने पद ग्रहण किया, जिस तारीख को उन्हें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई गई है उस तारीख से लेकर वो 5 वर्षों तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो यहां पर उसका कार्यकाल कितने वर्ष का हो गया है? 5 वर्ष का। कितने वर्ष का हो गया है? 5 वर्ष का। अगला वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति अपने 5 साल के कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत भी पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता है। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि जैसे यहां पर इसने क्या बोल दिया अनुच्छेद 56 ने कि 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल तो रहेगा, लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारणवश नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाया और वर्तमान का जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल खत्म हो गया तो वर्तमान का राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी चुनाव द्वारा ना चुन लिया जाए। यहां पर इन्होंने यही कहा है कि कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत भी पद पर बना रहेगा जब तक कि नया निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ठीक, तो यहां पर क्या है कि जब नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा अगर वो 5 साल का समय भी बीत जाता है तो भी वर्तमान का राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं ये, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि वह कितनी बार निर्वाचित किया जा सकता है। इसका अर्थ ये है कि जो कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होता है तो वो कितनी भी बार राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। अब वो हारता है या जीतता है ये अलग बात है, लेकिन वो कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और इसका वर्णन किया गया है हमारे संविधान के अनुच्छेद 56 में।
57 में। कहां पर किया गया है? आर्टिकल 57 में। अनुच्छेद 56 में उसकी पदावधि को बताया गया है, अर्थात कार्यकाल को बताया गया है कि वो 5 वर्ष तक रहेगा अपने पद पर शपथ ग्रहण की तारीख से, और उसके उपरांत भी रह सकता है कि जब तक कि उसका उत्तराधिकारी ना आ जाए। इसके बाद अनुच्छेद 57 में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत में कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। इसके लिए कोई वो उसका सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि वो 1 बार 2 बार या इससे ज्यादा नहीं बन सकता है। जैसे आप यूएसए को देखेंगे, अमेरिका में कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। कितनी बार? अधिकतम 2 बार। लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भारत का संविधान यह कहता है कि आप जब तक चाहें तब तक भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। अगला इसने क्या कहा? राष्ट्रपति अपने पद का त्याग 5 वर्ष से पूर्व उपराष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर लेख द्वारा करेगा। इस त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जैसे यहां पर कार्यकाल को बताया गया है कि 5 वर्ष का रहेगा, तो 5 वर्ष तक तो उसे अपने पद पर रहना ही है। इसके साथ ही वह अगर स्वयं चाहे तो 5 वर्ष के पहले भी अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है, जो कि 5 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी दे सकता है, कभी भी जब वो चाहे तब। और राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देगा? अपना राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति को संबोधित करेंगे। अब इसके बाद जो उपराष्ट्रपति होंगे वो इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को भेजेंगे। ठीक, देखते हैं अगली स्लाइड में क्या कहते हैं ये। तो ये थी राष्ट्रपति की पदावधि, अर्थात उसके कार्यकाल से संबंधित प्रावधान। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना रहेगा? 5 वर्ष का रहेगा। कितना रहेगा राष्ट्रपति का कार्यकाल? 5 वर्ष का रहेगा। 5 वर्ष की अवधि में भी वह अवधि पूर्ण होने से पहले भी अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है, जो उपराष्ट्रपति को दिया जाएगा। इसके साथ ही 5 वर्ष की अवधि के बाद भी वह अपने पद पर रह सकता है जब तक कि नया राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है। इसमें एक बात यह भी कही है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, उसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अगली स्लाइड देखेंगे, ये राष्ट्रपति के बारे में क्या वर्णन करती है। अगला है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। जैसे हमने आर्टिकल 56 में क्या देखा था? राष्ट्रपति की पदावधि अर्थात कार्यकाल को क्या देखा था? कार्यकाल को कि 5 वर्ष का कार्यकाल रहेगा। इसके साथ ही आर्टिकल 57 में यह देखा था कि वो कितनी भी बार पुनर्नियुक्ति कर सकता है। पुनर्नियुक्ति का अर्थ है कि वो कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, उसकी कितनी भी बार पुनर्नियुक्ति हो सकती है राष्ट्रपति पद के लिए किसी भी व्यक्ति की। अब अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया का। लेकिन जो आर्टिकल 56 है, इसमें एक पॉइंट का यहां पर स्लाइड में मेंशन नहीं है, जो मैं आपको बता देता हूं। वो ये है कि राष्ट्रपति को कार्यकाल पूर्व भी, कब? कार्यकाल पूर्व भी महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा संसद द्वारा संविधान के उल्लंघन के आधार पर उसके पद से हटाया जा सकता है। इसका वर्णन कहां पर है? महाभियोग जो शब्द पहली बार आया है वो आया है आपके अनुच्छेद 56 में, और इसमें यह कहा गया कि कार्यकाल पूर्व भी उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक, ये कहां पर था? ये था हमारा अनुच्छेद 56 में, जो कि स्लाइड में नहीं था। इसको आप लोग नोट कर लेना कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व भी उसके पद से हटाया जा सकता है। अब इसका हटाने का आधार क्या होगा? तो इन्होंने सीधा कहा कि इसके हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? महाभियोग। अब महाभियोग कैसे लगाया जाएगा, उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी? इसका वर्णन संविधान में अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है कि महाभियोग की प्रक्रिया कैसे रहेगी। देखते हैं हम। इसमें सबसे पहले इन्होंने ये कहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण पर लगाया जाएगा। इसका अर्थ क्या है? कि जो महाभियोग है संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही लगाया जाएगा। अतिक्रमण का अर्थ होता है कि संविधान, राष्ट्रपति के वो कृत्य या वो कर्तव्य जो कि संविधान या विधि का उल्लंघन करते हैं। ठीक, तो वहां संविधान का अतिक्रमण माना जाता है कि इन्होंने संविधान का अतिक्रमण किया है या विधि की अवहेलना की है,
तो उस आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा। अब इसमें क्या उसकी प्रक्रिया है वो देखेंगे हम। पहला पॉइंट ये कहता है कि यह महाभियोग का संकल्प संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है। तो ये महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो संसद के किसी भी सदन, ये सदन कौन कौन से हैं हमारे? दो हैं, पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। ठीक, कौन कौन से हैं? राज्यसभा और लोकसभा। तो जो महाभियोग की प्रक्रिया का संकल्प है संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे तो यहां पर पेश किया जा सकता है और चाहे तो यहां पर। इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है कि केवल लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। लेकिन पेश करने से पहले कुछ शर्तें हैं। पहला शर्त क्या है? पहला तो यह है कि जो जिस सदन में उसे पेश किया जा रहा है उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/4। कितना? जैसे अगर राज्यसभा में पेश किया जा रहा है तो इसकी जो भी सदस्य संख्या है उसका 1/4, और लोकसभा में पेश किया जा रहा है तो इसका भी 1/4 सदस्यों से ये हस्ताक्षर द्वारा ये प्रस्ताव तैयार होगा। इसके साथ ही इस प्रस्ताव को तैयार करने के बाद 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि मान लीजिए लोकसभा में इस अविश्वास प्रस्ताव को, महाभियोग प्रस्ताव को लाया जा रहा है, तो लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसके 1/4 सदस्य इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे और हस्ताक्षर करने के बाद पहले राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, सूचना भेजेंगे, और जब सूचना भेजने के बाद 14 दिन का समय बीत जाएगा फिर वो इस प्रस्ताव को सदन में पेश किया जाएगा। आगे क्या है इसमें? जिस सदन में संकल्प प्रस्ताव पेश किया जाएगा उसके कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से संकल्प पारित किया जाएगा। पहले तो प्रस्ताव तैयार किया जाएगा सदन द्वारा, सदन के 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेंगे और 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना भेजी जाएगी, फिर प्रस्ताव सदन में पेश किया जाएगा। और जब प्रस्ताव सदन में आ जाता है तो उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3, अर्थात जैसे मान लीजिए लोकसभा में आया है तो लोकसभा में टोटल सदस्य संख्या कितनी है हमारी? 543 माना कि, तो 543 का 2/3 सदस्यों का इसको समर्थन होना जरूरी है। यहां पर यह कंफ्यूजन में मत होना कि उपस्थित और मतदान करने वाला नहीं, यहां पर जो सदन की कुल सदस्य संख्या है उसका 2/3। मान लीजिए राज्यसभा में लाया जा रहा तो राज्यसभा की जैसे मान लीजिए कुल सदस्य संख्या माना कि 250 है तो इसका 2/3। ठीक, जितनी भी उसकी सदस्य संख्या है उसका 2/3 यहां पर प्रस्ताव पारित किया जाएगा। 2/3 बहुमत का समर्थन मिलेगा तभी वो प्रस्ताव महाभियोग का पारित माना जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि सदन में जब ये प्रस्ताव लाया जाएगा और पारित हो जाता है तो फिर इसे दूसरे सदन में भेजा जाएगा। एक सदन में यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि पहले तो उसे 1/4 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए प्रस्ताव को, फिर 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना होगा। जब वो 14 दिन पूरे हो जाएंगे फिर इसे सदन में पेश किया जाएगा और सदन की 2/3 बहुमत से, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। तब यह सदन की एक सदन की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। इसके बाद इस प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेजा जाएगा। अब दूसरे सदन में क्या प्रक्रिया आती है वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं, वो क्या कहती है। दूसरे सदन में जब ये प्रस्ताव जाएगा तो वहां पर इस प्रस्ताव की जांच की जाएगी। जैसे इसने कहा है कि दूसरे सदन में लगाए गए आरोपों की जांच होगी। इसका अर्थ क्या है कि जब एक सदन से वो प्रस्ताव पारित होकर दूसरे सदन में जाता है तो पहले तो सदन उस प्रस्ताव की जांच करता है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो न्याय संगत हैं या नहीं है। और इसकी जांच के लिए या तो सदन स्वयं जांच कर सकता है या कोई एक न्यायालयीन कमेटी का गठन भी किया जा सकता है जिसके द्वारा उसके जो आरोप लगाए गए हैं, जो महाभियोग में आरोपों को दर्शाया गया है, उनकी जांच की जाएगी। अगर वो जांच सही पाता है सदन तो फिर इस प्रस्ताव को जिस सदन द्वारा जांच की गई है उसके द्वारा भी 2/3 बहुमत से इसको पारित किया जाएगा। लेकिन इस बीच जब ये प्रस्ताव पारित होगा कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से, इसके पहले जब सदन इसके आरोपों की जांच करेगा तो उसमें राष्ट्रपति को उपस्थित होने का और अपना जो बचाव पक्ष है, बचाव पक्ष का अर्थ ये है कि वो उन आरोपों की जांच की प्रक्रिया के दौरान उपस्थित भी हो सकता है, साथ ही वह अपना मत भी रख सकता है कि जो उस पर आरोप लगाए गए हैं वो कहां तक सही हैं और कहां तक वो निराधार हैं। तो वो अपना मत रख सकता है केवल, लेकिन मतदान नहीं करेगा। मतदान कौन करेगा?
सदन के जो कुल सदस्य हैं उसका 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को फिर पारित किया जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर सदन द्वारा उसके आरोपों की जांच की जा रही है और जांच में सदन उन आरोपों को सही नहीं मानता है, या तो सदन या फिर कोई न्यायालयीय कमेटी जांच करे और वो कमेटी सही नहीं पाती है, तो ये जो महाभियोग का प्रस्ताव है ये यहीं पर खत्म हो जाएगा, फिर आगे नहीं बढ़ेगा और जिस राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया गया है वो उस महाभियोग से बच जाएगा। लेकिन अगर ये सदन इन आरोपों को सही पाता है फिर इस पर मतदान होगा और ये दूसरा सदन भी इसको 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, तो फिर वो महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है और जिस तिथि को वो प्रस्ताव पारित किया गया है उस तिथि से ही राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा। यहां पर क्या लिखा है, संकल्प के पारित होने की तारीख से राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा। अर्थात जब दोनों सदनों द्वारा पूर्ण बहुमत से या 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो फिर राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होता है। देखते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड में क्या वर्णन किया गया है। तो ये थी हमारी राष्ट्रपति से संबंधित महाभियोग की प्रक्रिया। हमने आर्टिकल 56 में क्या देखा था कि उसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का रहेगा, लेकिन कार्यकाल के पूर्ण होने से पहले भी वह इस्तीफा दे सकता है। इसके साथ ही उसे महाभियोग की प्रक्रिया जो कि आर्टिकल 61 में दी गई है, इसके द्वारा भी 5 वर्ष पूर्व होने के पहले भी उसको हटाया जा सकता है। तो ये थी हमारे राष्ट्रपति महोदय पर लगाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया, जिसके द्वारा उनको 5 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व भी उनके पद से संसद द्वारा एक विशेष संकल्प के माध्यम से हटाया जाता है, जो कि दोनों सदनों में बारी बारी से आता है और किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति की जो महाभियोग की प्रक्रिया है, संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य भाग लेते हैं। और अगला इन्होंने कहा है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पांडिचेरी, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। जैसा कि मैंने जब इसका निर्वाचन बताया था आपको, राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 55 के तहत जो प्रक्रिया बताई थी निर्वाचन की, उसमें क्या था, और जो आर्टिकल 54 में जो निर्वाचक मंडल को बताया था उसमें क्या था कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं, इन सब के, लोकसभा के, राज्यसभा के और राज्यों की विधानसभाओं के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य, कौन, निर्वाचित सदस्य। इसके साथ ही जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पांडिचेरी, कौन, दिल्ली और पुदुचेरी, दो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभाएं हैं, दिल्ली और पुदुचेरी में। दिल्ली और पुदुचेरी के भी निर्वाचित सदस्य, निर्वाचक गण में कौन कौन शामिल थे, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। केवल और केवल निर्वाचित, यहां पर मनोनीत सदस्यों का कोई प्रावधान नहीं था। अब ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है इसमें कौन कौन सदस्य भाग लेंगे वो देखेंगे हम। इसमें क्या कहा गया है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं और दिल्ली, पांडिचेरी विधानसभा, केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वहां के विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले रहे थे, उसकी निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल हो रहे थे, निर्वाचक मंडल में शामिल थे, वो महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। दूसरा, यहां पर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी जो विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य इसमें भाग ले रहे थे, वो भी महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। तीसरा, यहां पर लोकसभा और राज्यसभा के जो केवल निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले रहे थे, अब इसमें इनके साथ में जो मनोनीत सदस्य भी हैं, कौन, मनोनीत प्लस निर्वाचित, ये दोनों महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेंगे। कौन भाग लेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित प्लस मनोनीत, अर्थात सभी सदस्य इस प्रक्रिया में, महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेंगे। ठीक, तो ये अंतर है उसके निर्वाचन में और महाभियोग की प्रक्रिया में। निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाएं और दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे, लेकिन जो महाभियोग की प्रक्रिया है आर्टिकल 61 में
कहां पर? आर्टिकल 61 में जो महाभियोग की प्रक्रिया है, इसमें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पांडिचेरी को हटा देंगे, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों को हटा देंगे, और लोकसभा और राज्यसभा में जो यहाँ निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे, इसमें निर्वाचित के साथ मनोनीत सदस्यों को भी शामिल कर लिया जाता है। तो ये अंतर है हमारी निर्वाचन प्रक्रिया और महाभियोग की प्रक्रिया में। अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड में ये क्या कहते हैं, हमें क्या बातें बताएंगे, उसको देखा जाएगा। अगला बताया है इन्होंने राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। महाभियोग की प्रक्रिया के बाद हमें अगली स्लाइड जो मिलती है वो मिलती है राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां रहेंगी वो हमें देखना है। सबसे पहला इसने कहा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त अनुच्छेद 53 में दिए गए उपबंधों के आधार पर संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका मतलब क्या है कि जो अनुच्छेद 53 है वो ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। कहां पर निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होगी। इस कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों में कौन आएंगे आपके? पीएम, उसका मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, कौन आएगा? पीएम और उसका मंत्रिपरिषद। इनके माध्यम से वो संघ की कार्यपालिका शक्ति का संचालन करते हैं। जैसा कि पता भी है हम सबको, आपको भी पता होगा दोस्तों, कि जो हमारा संविधान है वो राष्ट्रपति को राज्य का संवैधानिक प्रमुख तो बताता है, लेकिन जो सरकार की वास्तविक शक्तियों का उपभोग करता है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल ही सरकार की सारी शक्तियों का उपभोग करता है। तो राष्ट्रपति की जो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो निहित तो राष्ट्रपति में होगी, लेकिन वो इसे अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता से करेगा। अब इसमें कहा गया है कि जो कार्यपालिका शक्ति या प्रशासनिक शक्ति है वो निम्न प्रकार से होगी। पहला पॉइंट इसने क्या बताया है कि भारतीय गणतंत्र का प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति। अर्थात जो भारत हमारा गणतंत्र है, जो गणराज्य है, उसका प्रथम कौन होगा? राष्ट्रपति। सीधी सी बात यह है कि जो राज्य प्रमुख की बात हो रही है, किसकी? राज्य प्रमुख, वो कौन होगा? राज्य प्रमुख होगा हमारा राष्ट्रपति। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो ये होता है सरकार का प्रमुख। कौन? सरकार का प्रमुख। और सरकार के जितने भी कार्य होते हैं वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही संचालित किए जाते हैं। इसलिए सरकार का नेतृत्व कौन करता है यहाँ पर? प्रधानमंत्री या पीएम। और राज्य प्रमुख कौन होगा हमारा गणतंत्र के रूप में? भारत का राष्ट्रपति। अगला इन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 77 के अनुसार समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है। इसका अर्थ यह है कि जो आपका संविधान का आर्टिकल 77 ये कहता है कि भारत सरकार के जितने भी कार्य किए जाएंगे, इसका अर्थ क्या है कि मान लीजिए प्रधानमंत्री कोई भी कार्य का संचालन करते हैं, किसी भी कार्यवाही का संचालन करेंगे तो वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। किसके नाम पर? राष्ट्रपति के नाम पर। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति के मध्य बैठक की जा रही है, क्योंकि सरकार का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री। तो बैठक में कौन जाएंगे? प्रधानमंत्री। और मान लीजिए वहां पर किसी भी तरीके का कोई समझौता किया जाता है, जैसे पिछले दिनों यूएसए और भारत के मध्य एक समझौता किया गया था इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। तो जब ये समझौता किया गया है तो वहां पर जो समझौते की शर्तें के बाद जब अंतिम हस्ताक्षर किए जाएंगे तो वहां पर प्रधानमंत्री महोदय ये लिखते हैं कि मैं भारत का प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति की ओर से अमेरिका के साथ ये समझौता कर रहा हूं। तो सीधा सा मतलब क्या है यहां पर कि जो भारत सरकार की जितनी भी कार्रवाई है वो राष्ट्रपति के नाम पर की जाएंगी। प्रधानमंत्री हो या कोई भी मंत्रालय हो, सरकार किसी भी देश के साथ, किसी भी संगठन के साथ, किसी भी संस्था के साथ कोई भी किसी प्रकार का समझौता करती है जो कि भारत के नाम पर किया जाता है या भारत राज्य के नाम पर किया जाता है, तो वो राष्ट्रपति के नाम पर किया माना जाएगा और वहां पर लिखा जाएगा कि मैं भारत का प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति महोदय की तरफ से
इस देश के साथ ये समझौता कर रहा हूं। अगला क्या कह रहा है वह देश के सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति तथा हटाने का अधिकार रखता है। उक्त शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेगा। इसका अर्थ क्या है कि जो राष्ट्रपति है वह कई उच्च पदों पर नियुक्तियां भी करते हैं और उनको हटाते भी हैं। हटाने का अर्थ यह है कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। जैसे कैग, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। कौन? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, जिसे बोला जाता है कैग। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? इसकी नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। इसके बाद जो चुनाव आयुक्त हैं, चुनाव आयुक्त, सभी मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, इन सभी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। इसके साथ ही आपका अगला है यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष, इन सभी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। अब इसमें आगे आपको कुछ नाम भी दिए गए हैं, जैसे एक मिनट, जैसे यहां पर दिया गया है सबसे पहला प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और इसकी नियुक्ति से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में आपका वर्णन किया गया है। सबसे पहला है हमारा आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 जो संविधान का है वो ये कहता है कि राष्ट्रपति को कार्य में सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? एक मंत्री परिषद होगी और इसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। और ये मंत्री परिषद जो कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है, वो राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता करती है। सहायता करने का क्या अर्थ है? जैसा कि यहां पर कहा गया है कि भारत सरकार की समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम पर की जाएगी। तो मंत्री परिषद जो कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है, वो कोई भी कार्य करे वो राष्ट्रपति के नाम पर ही माना जाएगा। अगला जो आर्टिकल है हमारा 75, तो 74 में मैंने आपको क्या बताया कि राष्ट्रपति को कार्यों में सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा? आपका प्रधानमंत्री। यहां पर इसकी नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 75 ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेगा? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही, किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करेंगे। क्या होगा? सबसे पहले तो वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे अनुच्छेद 75 के तहत। इसके बाद अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह पर करेंगे? प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री जिस भी व्यक्ति को मंत्री बनने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को मंत्रालय सौंपता है, अर्थात उसी व्यक्ति को वो मंत्री पद के लिए नियुक्त करता है। आगे क्या है? संघ के अन्य मंत्री। तो वही बात हो गई कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह पर संघ के अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति की जाएगी। अगला क्या कहा इन्होंने? उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश आदि की नियुक्ति, अर्थात सुप्रीम कोर्ट, इसमें कौन आएगा? हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों, चीफ जस्टिस और अन्य जितने भी न्यायाधीश हैं, इन सभी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। अगला क्या कहा इन्होंने? राज्यों के राज्यपाल। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है और उस राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगला इन्होंने क्या कहा? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। जैसा कि मैंने यहां आपको बताया था कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। अगली स्लाइड देखते हैं इसकी, पहले इसे हटा देते हैं थोड़ा, फिर हम देखेंगे कि और कौन कौन से अधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यहां पर यहां पर केवल राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति है, अर्थात जो प्रशासनिक शक्ति है, उसका वर्णन किया जा रहा है कि कार्यपालिका शक्ति में क्या क्या होगा। तो क्या देखा हमने कार्यपालिका शक्ति में? सबसे पहले ये देखा कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है उसमें जो भारत राज्य है, राज्य का प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख भारत का राष्ट्रपति। गणतंत्र का प्रधान कौन माना जाता है? राष्ट्रपति। यहां पर हमने ये देखा कि भारत सरकार की जितनी भी कार्रवाइयों का संचालन किया जाएगा वो किसके नाम पर किया जाएगा?
भारत के राष्ट्रपति के नाम पर। अगला हमने क्या देखा कि वह विभिन्न अधिकारियों की नियुक्तियां करता है, जिसमें हमने सबसे पहले देखा प्रधानमंत्री, फिर अन्य केंद्रीय मंत्री, फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट। इसके बाद हमने देखा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इसके आगे देखते हैं स्लाइडों में क्या आता है, उन सभी को भी देखा जाएगा। अगला है राज्यों के राज्यपाल, जो कि हम वहां देख चुके हैं। फिर है हमारा वित्त आयोग, तो वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति। अगला है मुख्य निर्वाचन आयोग तथा अन्य उसके आयुक्त। इसका अर्थ यह है कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसमें जो मुख्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और अन्य जो उसके सदस्य हैं, उन सभी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है आपका संघ लोक सेवा आयोग, इसे बोला जाता है यूपीएससी। इसके सदस्य और अध्यक्ष इन सबकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। इसके आगे दिया है राज्यों के समूह के लिए संयुक्त आयोग। देखिए ये जो संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी है, ये हमारी संघ के लिए होता है, अर्थात भारत में केवल एक ही होता है और इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। यूपीएससी की तरह ही अलग अलग राज्यों में प्रत्येक राज्य का एक राज्य लोक सेवा आयोग भी होता है। कौन होता है, राज्य लोक सेवा आयोग। तो ये अलग अलग राज्यों में होते हैं, लेकिन कुछ राज्यों के समूह अर्थात एक या एक से दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त आयोग का गठन किया जाता है, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। और इस संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, जो संयुक्त लोक सेवा आयोग होगा आपका, इसके अध्यक्ष और अध्यक्ष के साथ ही इसके सभी सदस्य इन सबकी नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति। लेकिन जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत राज्यों के राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, विभिन्न राज्यों के अपने अपने राज्यपालों द्वारा की जाती है। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग, जो दो या अधिक राज्यों के लिए गठन किया जाता है, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति। अगला है यहाँ राजभाषा आयोग, तो राजभाषा के लिए जो आयोग का गठन होगा वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। अगला है भाषाई अल्पसंख्यक आयोग, जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक से मतलब है कि जो मुख्य समुदाय है उसमें उनकी भागीदारी बहुत कम है, तो उन्हें बोला जाता है अल्पसंख्यक। तो भाषाई अल्पसंख्यक जितने भी हैं उनके लिए जो भाषाई आयोग होगा वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अगला है हमारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी। इसका अर्थ ये है कि जो एससी और एसटी जो आयोग है, क्योंकि यहां पर अधिकारी से अर्थ है आयोग का, किसका अर्थ है, आयोग का। तो एससी एसटी के लिए जो आयोग होगा उसकी नियुक्ति कौन करेंगे, भारत के राष्ट्रपति। अगला है पिछड़े वर्गों की दशाओं का अन्वेषण करने के लिए एक आयोग, अर्थात जो ओबीसी आयोग है इसकी भी नियुक्ति कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। ये सभी आयोग, चाहे आपका एससी आयोग हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, ये सभी संवैधानिक निकाय हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर प्रतिवेदन देने के लिए एक आयोग। जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, पहले तो अनुसूचित क्षेत्रों की जो घोषणा होती है वो राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है। उसकी घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अब उन क्षेत्रों में एक प्रशासक नियुक्त किया जाएगा, वो भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। फिर उस प्रशासन से संबंधित जो भी प्रतिवेदन है वो राष्ट्रपति द्वारा मंगाया जाएगा। तो ये थे उसके द्वारा नियुक्त किए जाने वाले विभिन्न अधिकारी, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। इसका देखते हैं हम अगली स्लाइड में क्या आता है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है हमारा इसकी सैन्य शक्तियों से। सैन्य शक्तियों में क्या कहा गया है, पहला उसने ये बोला है कि राष्ट्रपति देश की प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है, अपनी सैन्य शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की मंत्रणा से करता है। तो सीधा सीधा इनका मतलब ये है, जैसे हमने यहां पर पढ़ा था संविधान का आर्टिकल 53, इसमें क्या कहा गया था, इसमें एक पॉइंट ये था कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है, कौन सी कार्यपालिका शक्ति है, वो राष्ट्रपति में निहित होगी। दूसरा इसमें पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि जो भारत सरकार के सैन्य बल और अर्धसैन्य बल,
दोनों की बातें की गई थी। इसमें सैन्य बल भी और अर्धसैन्य बल भी, इनका समादेश जो रहेगा वो किसमें निहित होगा? समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा। किसमें निहित होगा? राष्ट्रपति में निहित होगा। ठीक, तो इसका अर्थ क्या है कि जितने भी सैन्य बल हैं हमारे, उन सबका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। जैसा कि यहां पर कहा गया है कि प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। अब इसके साथ ही राष्ट्रपति सर्वोच्च तो होता है, लेकिन सर्वोच्चता भारत के संविधान में किसको दी गई है? किसी एक व्यक्ति को ना देकर किसे दी गई है? सर्वोच्चता भारतीय संविधान द्वारा दी गई है भारत की जनता में। किसे दी गई है? भारत की जनता में। जैसा कि संविधान की प्रस्तावना कहती है, अगर हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो उसमें शुरुआत आती है हम भारत के लोग। क्या आता है? एक वाक्य आता है हम भारत के लोग, ये एक वाक्य आता है। इसका अर्थ क्या है कि जो सर्वोच्चता है वो किसी एक व्यक्ति या संविधान में निहित ना होकर देश की जनता में निहित होता है। तो ये है हमारे राष्ट्रपति से संबंधित शक्तियां। और यहां पर यह कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह पर करेगा, जो कि इसकी सर्वोच्चता को दर्शाता है कि सर्वोच्चता कहां पर है? जनता में। अब आप कहेंगे कि यहां पर सलाह मंत्रिमंडल की ली जा रही है और सर्वोच्चता जनता में निहित है। तो मैंने आपको बताया था कि जो मंत्रिमंडल का गठन होता है वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है, और उसमें उस दल को मंत्री बनाने का या उस दल को सरकार बनाने का अधिकार होता है जिसका कि लोकसभा में बहुमत होता है। यहां पर कौन आते हैं? लोकसभा में जिसको बहुमत आता है जिस दल को, वही सरकार का गठन करता है। और वहां पर जो सदस्यों का चुनाव होकर जो जीत कर जाते हैं उनका चुनाव कौन करता है? देश की जनता। तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तरीके से नियंत्रण किसके हाथ में होता है? अंतिम नियंत्रण वो होता है देश की जनता के हाथ में। तो सर्वोच्चता कहां रहेगी? जनता में। तो राष्ट्रपति अपनी जो सैन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा वो मंत्री परिषद की मंत्रणा से ही करेगा। ये उसकी विवेकता नहीं है कि वो किसी भी समय कोई भी निर्णय दे सके। इसके बाद अगला है इसकी राजनयिक शक्तियों का। तो जो राजनयिक शक्तियां हैं इसमें ज्यादा नहीं है, इसमें केवल 2 पॉइंट हैं। पहला ये है कि जो विभिन्न संधि समझौते होंगे, क्या? संधि और समझौते। अब ये किससे होंगे? ये होंगे हमारे विदेशों से। जैसे इसमें कहा गया है इस शक्तियों में संसद के अनुसमर्थन के उपरांत विदेशों से संधियां और अंतर्राष्ट्रीय समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया था कि आर्टिकल जो 77 इसका अभी हमने जिक्र किया था, और इसमें क्या कहा गया था कि भारत सरकार की समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम पर की जाएगी। और यहां पर भी यही है, केवल राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। अन्य देशों के राजदूतों और कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। इसका अर्थ यह है कि भारत सरकार किसी अन्य देश में अगर अपना राजदूत भेजती है, कौन? मान लीजिए यहां देखते हैं इसको, भारत सरकार किसी भी देश में अपना राजदूत भेजती है, तो ये जो राजदूत की जो नियुक्ति होगी ये किसके द्वारा की जाएगी? ये की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इसके साथ ही जो विभिन्न देशों के राजदूत हमारे यहाँ आते हैं, उनके राजदूत कार्यालय खोले जाते हैं, तो उनका जो अगुवाई होती है वो भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये जो कूटनीतिक शक्तियां जिन्हें राजनयिक शक्तियां बोला जाता है, ये राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। अगला इसमें है हमारा आपातकालीन शक्तियां। संविधान में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। विशेष तौर पर आपातकाल 3 प्रकार के हैं जो अनुच्छेद 352 में है, दूसरा आपका 356 और 365 में है, और तीसरा है आपका 360 में है। तो दोस्तों ये थी हमारे राष्ट्रपति महोदय से संबंधित कुछ शक्तियां, जिसमें हमने उसकी कार्यकारी शक्तियां देखी, अगला सैन्य शक्तियों को देखा, फिर हमने कुछ राजनयिक शक्तियों के बारे में देखा, इसके बाद हमने देखी इनकी आपातकालीन शक्तियां जो कि संविधान में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है, और इसमें हमारे तीनों प्रकार के आपातकाल आ जाते हैं। इसके आगे की जितनी भी उसकी शक्तियां हैं, जैसे वीटो पावर, क्षमादान की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, उसकी न्यायिक शक्तियां, इन सबको हम देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।